सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आरडी साइंस अड्डा को और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इसके बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आरडी साइंस अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने लॉकडाउन से जुड़ी हुई मैंने जो प्रवेश वीडियो बनाई हुई है उनको यदि आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हो। क्योंकि उन वीडियो में मैंने आपको बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आगामी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको मैंने आपको डिस्कस करवाया है। तो आज जैसे कि हम रेलवे, एनटीपीसी हो गई, ग्रुप डी हो गई, जेई हो गई, इनसे जुड़े हुए जो प्रवेश ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उन कुछ क्वेश्चनों को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक यदि लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जैसा कि क्वेश्चन एक आपको स्क्रीन पे से दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन एक में कह रखा है कि रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसी पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ क्या है? कि जो रेगिस्तान में जो पेड़ पौधे होते हैं, इन पेड़ पौधों की जो बाह्य त्वचा होती है, इस बाह्य त्वचा पे एक मोम जैसी परत चढ़ी रहती है। इस मोम जैसी परत को क्या कहा जाता है? इस मोम जैसी परत को कहा जाता है, इसके डी ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या? क्यूटीन लिखा हुआ है, क्यूटीन कहा जाता है। अब ये क्या है या इससे जुड़ी हुई बातों को यदि हम डिस्कस करें कि ये क्या काम करती है, कि रेगिस्तान में जल की कमी होती है और यदि पेड़ पौधों पे क्यूटीन की मोटी परत पाई जाती है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि उनकी बाह्य जो त्वचा हो गई, उस बाह्य त्वचा पर ये परत क्या कार्य करती है? ये परत काम करती है शुष्कन की समस्या को रोकने का, शुष्कन की समस्या को रोकने का काम करती है। अब आपको यहाँ से पता चल रहा होगा, नहीं भी पता चल रहा होगा तो शुष्कन क्या है? कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल की कम हानि को रोकने का काम करती है। कौन? क्यूटीन करती है। और वो कहाँ उपस्थित होती है? उसकी बाह्य त्वचा पे उपस्थित होती है। तो आप यहाँ से जान पाए होंगे कि रेगिस्तान के जो पेड़ पौधे हो गए उनके बाहर की जो उपत्वचा होती है, या अब हम ऐसे कह सकते हैं कि जो बाह्य त्वचा हो गई उस पे किसकी परत चढ़ी हुई होती है? क्यूटीन की चढ़ी रहती है, जो एक मोम जैसा पदार्थ होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। जैसा आप देख पा रहे हो कि इसका एक तो अभिकथन दिया हुआ है ए, और एक इसका कारण दिया हुआ है आर। अब इन दोनों को पढ़िए पहले। ए में तो हमारे को कह रखा है कि केचुए कृषि के लिए उपयोग नहीं होते हैं, कि जो केचुआ होता है वो केचुआ कृषि के लिए उपयोग नहीं होता है। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं कि केचुए से जुड़ी हुई हमारे को एग्जाम्स में सिर्फ 2-3 बातें ही पूछता है। एक तो ये पूछता है कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है। एक आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि केचुए उपजाऊ कैसे बनाता है। तो इससे जुड़ी हुई 1-2 बातें हैं, उनको भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो एक कथन में तो हमारे को कह रखा है क्या, कि केचुआ जो है वो केचुआ कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं कि जो केचुआ होता है ये केचुआ कृषि के लिए उपयुक्त होता है। क्यों उपयुक्त होता है कृषि के लिए? कृषि के लिए इस कारण उपयुक्त होता है कि ये जिस भी भूमि में पाया जाता है, जहां पाया जाता है, ये उस मृदा को क्या करता है? बुरबुरा करता है। क्या करता है? बुरबुरा करता है। बुरबुरा करने से उसकी उपजाऊता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? उसकी उपजाऊता बढ़ जाती है। तो कृषि की उपजाऊ बढ़ाने के लिए केचुआ कृषि से जुड़ा हुआ है। और क्वेश्चंस इस दूसरे नंबर के क्वेश्चंस में जो आर कथन है, इस आर कथन में कह रखा है कि कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो ये तो इसका कथन क्या होता? गलत होता। इसका जो कारण दे रखा है आर, इस कारण को भी पढ़ते हैं कि केचुए मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देते हैं और उसे नरम बनाते हैं। तो मैंने अभी आपको यहाँ से बताया कि केचुआ जो होता है वो मृदा को बुरबुरा या नरम बनाने का काम करता है, उसको बारीक कणों में तोड़ने का काम करता है, जिससे उसकी उपजाऊता क्या होती है? बढ़ जाती है। तो जो इसका आर वाला, ये आर वाला तो सही है, जबकि ए इसका जो अभिकथन दे रखा है ये इसका गलत है। अब यहाँ ऑप्शनों में से पढ़ना था हमारे को कि ए तो गलत होना चाहिए, आर सही होना चाहिए। ए तो गलत और आर सही। इसके बी ऑप्शन में दे रखा है, आप जैसे पढ़ पा रहे हो, बी ऑप्शन में कह रखा है कि ए गलत और आर सही। तो इसका बी सही उत्तर होता हमारा। जो दूसरे नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो उसका सही उत्तर होता क्या? बी होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे।
खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। तीसरे नंबर के क्वेश्चन जैसा आप पढ़ पा रहे हो इसमें कह रखा है कि जो खारे पानी यानी कि लवण युक्त जो जल हो गया, इस लवण युक्त जल में पैदा होने वाले पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है, इसके बी ऑप्शन में दे रखा है हेलोफाइटा। क्या दे रखा है? हेलोफाइटा दे रखा है। और इनको लवण मर्दोद्भिद भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? लवण मर्दोद्भिद भी कहा जाता है। या आप ऐसे कह सकते हो कि इनको क्या कहते हैं? हेलोफाइटा कहते हैं। हेलोफाइटा के जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो लवण युक्त जो पानी होता है, इस पानी में, या आप ऐसे कह सकते हो उसी प्रकार की मृदा में क्या होते हैं? अपना विकास कर पाते हैं। तो इसका सही उत्तर होता बी। ये रेलवे के एग्जाम्स में आया हुआ लास्ट ईयर 2018 जो ग्रुप डी की एग्जाम्स लगी थी। आज जो जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे के सारे रेलवे के प्रवेश ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चनों को आप वन बाय वन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे नंबर का क्वेश्चन, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? कि जैसा कि हमने भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने के पश्चात हमारे को पाचन की आवश्यकता पड़ती है। पाचन की आवश्यकता इस कारण पड़ती है कि हमने जो बड़ा कण भोजन का लिया है उस बड़े कण से हमारे को कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, या हमारे शरीर के लिए वो बड़ा कण उपयुक्त नहीं होता। इस कारण उस बड़े कण को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए हमारी बॉडी को पाचन की आवश्यकता पड़ती है। पाचन की आवश्यकता पड़ती है। और पाचन किसे कहा जाता है? भोजन के बड़े टुकड़ों को विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की सहायता से छोटे व सरल अणुओं में, या आप इसे कह सकते हो घुलनशील अणु में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और पाचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या मिलती है? हमारे को ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा किस रूप में मिलती है? एटीपी के रूप में मिलती है। अब क्वेश्चंस में कह रखा है कि जो ऊर्जा हमारे को मिल रही है एटीपी के रूप में, इस ऊर्जा का प्रकार क्या होता है? तो भोजन के द्वारा विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं, और वो रासायनिक क्रियाएं कौन करता है? एंजाइम करते हैं। कौन करते हैं? एंजाइम करते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा मिलेगी हमारे को भोजन से। भोजन में जो ऊर्जा संचित रहती है वो कौन सी रहती है? रासायनिक ऊर्जा रहती है। तो इसका सही उत्तर बता पाते आप क्या? कि रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है पचे हुए भोजन में। और इसका सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, लास्ट ईयर एएलपी के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, पांचवें नंबर का क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? जो बायोगैस संयंत्र होते हैं, जैसे कि पांचवें नंबर के क्वेश्चंस में कह रखा है कि बायोगैस संयंत्र में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? तो बायोगैस में सर्वाधिक गैस जो पाई जाती है वो तो कौन सी होती है? CH4 होती है, जिसे कहा जाता है क्या? मीथेन कहा जाता है। इसके अलावा कुछ गैसें और होती हैं जो बायोगैस के द्वारा उत्पन्न होती हैं। वो कुछ गैसें क्या होती हैं? एक तो H2S होती है और एक होती है CO2, और कुछ मात्रा में जलवाष्प भी निकलता है। कुछ मात्रा में जलवाष्प भी निकलता है। जो बायोगैस के दौरान जो CH4 गैस का निर्माण होता है, लगभग 75% से अधिक अकेली मीथेन गैस का उत्पादन होता है बायोगैस संयंत्र में। तो अब हमारे को क्वेश्चंस में पूछ रखा है कि बायोगैस संयंत्र में कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती। तो इसके देखिए ऑप्शन चुनिए आप। एक ऑप्शन में दे रखा है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ मैंने आपको CO कहीं नहीं बताया, CO2 फिर भी बताया है, H2S बताया है, CH4 बताया है, और ये तीनों ही ऑप्शन में है। और एक इसके पांचवे की ए ऑप्शन में है CO, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। बायोगैस संयंत्र के दौरान CO गैस का कभी भी उत्पादन नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर बता पाते आप क्या? CO बता पाते, जो कहाँ लिखा हुआ है? ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर होता है क्या? ए होता। चलो आगे 6 नंबर का क्वेश्चन, छह नंबर के क्वेश्चंस में कह रखा है कि अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? अब सबसे पहले तो जानते हैं कि अपच क्या होती है। सबसे पहले तो हम जानने का प्रयास करते हैं किसको? अपच को। अपच को अपन शॉर्ट भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि जो आमाशय होता है, इस आमाशय में यदि किसी कारणवश, या हम ऐसे कह सकते हैं कि भोजन का कहीं अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से या कहीं अनबैलेंस तरीके से उसका सेवन करने से हमारा जो आमाशय है, इस आमाशय में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है
और उस अम्ल की मात्रा ज्यादा होना क्या कहलाता है, अपच कहलाता है। तो क्वेश्चंस में कह रखा है कि अपच का उपचार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो अपच का मैंने आपको ऐसे बताया कि अपच की प्रक्रिया में क्या होता है, आमाशय में अम्लीयता बढ़ जाती है या आमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। अब यहीं से आपको एक चीज और पता रखनी है, क्या कि अपनी बॉडी में सिर्फ एकमात्र ऐसा अम्ल होता है जो एकमात्र ऐसा अम्ल होता है HCl जो हमें बाय बर्थ मिलता है। कौन सा, HCl, और ये आमाशय में उत्पन्न होता है। यदि भोजन का कहीं अनबैलेंस तरीके से हमने कहीं उपयोग किया है तो इस HCl की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो HCl की मात्रा या अम्लीयता, जैसे कि HCl बढ़ेगा तो अम्लीयता बढ़ेगी, तब उस क्रिया को क्या कहने लग जाते हैं हम, अपच कहने लग जाते हैं। और इस अम्लीयता को कम करने के लिए हम एक उदासीन लवण का प्रयोग करते हैं जिसे कहते हैं COOH का होल ट्वाइस। इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, इसे हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। और ये एक होता है क्या, प्रति अम्ल होता है। क्या होता है, प्रति अम्ल होता है। इसी को कहा जाता है एंटासिड, इसी को कहा जाता है क्या, एंटासिड कहा जाता है। तो अम्लीयता या अपच के उपचार में या अम्लीयता को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, एंटासिड या प्रति अम्ल, या आप कह सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या कहीं लिखा हुआ आ सकता है CaOH का होल ट्वाइस। तो यहां से आप जान पाए होंगे अपच क्या, इसका उपचार कैसे किया जाता है। चलो नेक्स्ट 7वें नंबर का क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। और यदि आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे तो आप में से कोई सा भी एक ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो 7वें नंबर की क्वेश्चंस का उत्तर नहीं जानता हो। हम 5वीं क्लास से इस क्वेश्चंस को पढ़ते हुए आ रहे हैं कि दूध से दही बनाने का काम कौन करता है। और ये लास्ट ईयर जूनियर इंजीनियरिंग में क्वेश्चंस आया हुआ है 2014 में। तो जैसा कि आप उत्तर भी बता पा रहे होंगे इसका, कि दूध से दही बनने के लिए क्या काम करता है। तो जैसा आप पढ़े होंगे कहीं, तो जो दूध से दही बनता है वो दही बनाने का काम करते हैं कौन, जीवाणु। जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया दूध से दही बनाने का काम करते हैं। अब इस क्वेश्चन में तो सिर्फ हमारे को यही बताना था कि जीवाणु बनाते हैं दूध से दही, लेकिन अब आगे आप यदि आगामी एग्जाम्स में बैठने वाले हैं तो इसकी और एक आध बातें हैं जुड़ी हुई इससे, वो भी आपको पता होनी चाहिए यहीं से। तो अब आपको क्वेश्चन ऐसे आए कि कौन सा जीवाणु होता है, तो वो जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ऐसा जीवाणु होता है, ऐसा बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है। और दूध का दही में बदलना लैक्टोबैसिलस प्रक्रिया कहलाता है। और ये किण्वन के प्रोसेस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, किण्वन के द्वारा होता है। दूध का दही जीवाणु के द्वारा, कौन सा जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। और दूध का दही में बनना लैक्टिक अम्ल का भी निर्माण होता है, या लैक्टिक अम्ल के द्वारा भी होता है। किसके द्वारा होता है, लैक्टिक अम्ल के द्वारा होता है, क्योंकि खट्टा जो दूध होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो यहां से इसका सही उत्तर बता पाते आप क्या, जीवाणु बता पाते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। आठवीं नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। पेड़ की आयु का निर्धारण होता है, कि जो कोई भी जो पेड़ होता है, इस पेड़ की आयु का निर्धारण हम कैसे कर पाते हैं। कि जो पेड़ होता है, इस पेड़ का, जैसे कि मान लो हमारे पास ये कोई पेड़ है, इस पेड़ का ये जो तना है, इस तने को जब हमने काटा होगा यहाँ से, तो हमने इसमें गोल गोल छल्ले देखे होंगे, वलय देखी होगी। क्या देखी होंगी, वलय। और इन वलय को गिनकर ही हम पेड़ की आयु का पता लगा सकते हैं। अब ये वलय दो तरीके की होती हैं, जैसे कि एक बनती हैं, एक तो बनती है कि जो बसंत ऋतु आती है, बसंत के मौसम में बनती है, और एक बनती है शरद के मौसम में। बसंत के मौसम में जो इस पेड़ का जो तना होगा, इस तने के वलय के रूप में जो काम कैम्बियम कौन करता है, कैम्बियम। बसंत के मौसम में जो कैम्बियम होता है, जो तने में पाया जाता है, कैम्बियम अधिक सक्रिय होता है और अधिक सक्रिय होकर अधिक वाहिकाओं का निर्माण करता है, या हम कह सकते हैं बड़ी वाहिका का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं बसंत दारू। क्या कहते हैं,
बसंत दारू कहते हैं। और शरद के मौसम में कैम्बियम कम सक्रिय होता है, कम वाहिकाएं बनाता है, या जो वलय होता है इस छोटी वलय का निर्माण करता है, ये कम सक्रिय होता है। कौन? कैम्बियम, कम सक्रिय कैम्बियम होता है। और जो इस समय जो बनती है वलय, उस वलय को कहते हैं क्या? शरद दारू। अब ये दो वलय हो गई आपके पास, एक तो बसंत के मौसम में बनती है और एक बनती है कहां? शरद के मौसम में बनती है। अब ये दो, एक वर्ष के दौरान जो दो वलय बनी, तो बसंत के मौसम में एक शरद के मौसम में, अब ये दोनों वलय सेकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित होकर, सेकेंद्रीय रूप में व्यवस्थित होकर वार्षिक वलय का निर्माण करती हैं, वार्षिक वलय का निर्माण करती हैं। और इन वार्षिक वलय को गिनकर ही हम पेड़ की आयु का पता लगा सकते हैं। तो यहां से आप जान पाए होंगे, जैसे कि इसके बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, और बाकी आप बिल्कुल आसान तरीके सेंस से भी दे सकते हैं। जैसे कि इसके ए ऑप्शन में लिखा है कि तने की त्रिज्या से, तो तने की त्रिज्या से हम उसकी आयु का थोड़ी पता लगा सकते हैं। बी ऑप्शन में लिखा है वार्षिक वलयों की संख्या से, तो वार्षिक वलय, इसका बी सही उत्तर होता है वार्षिक वलयों को गिनकर कि हम तने की आयु का पता लगा सकते हैं। सी ऑप्शन में लिखा है तनों की संख्या से, तो ये तो इसका गलत होता। डी है इसमें तने की परिधि से, तो ये भी इसका गलत होता। ये सेंसिटिव क्वेश्चन से बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, आप कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन का सही उत्तर बता पाते हैं। चलो नेक्स्ट 9 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या रखा है हमारे को कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? जो सिरका होता है, सिरका को तैयार करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो जैसे कि इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, तो इसके डी ऑप्शन में दे रखा है हमारे को एसिटिक एसिड। कौन सा एसिटिक दे रखा है? एसिटिक एसिड दे रखा है। और एसिटिक एसिड एक कार्बनिक अम्ल होता है। एक कौन सा होता है? कार्बनिक अम्ल, जिसे हम CH3COOH भी कह सकते हैं। तो जो सिरका होता है, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है, जिसे कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है CH3COOH होता है। तो चलो नेक्स्ट, ऐसा कि आप उत्तर भी बता पाते हैं इसका क्या? एसिटिक एसिड बता पाते हैं। चलो नेक्स्ट 10 नंबर के क्वेश्चंस को और पढ़ते हैं हम। राइनोस्कोप किस अंग की जांच करने वाला चिकित्सकीय यंत्र होता है? जो राइनोस्कोप होता है, इस राइनोस्कोप के द्वारा शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज हम सभी जो क्वेश्चंस हैं वो रेलवे की विभिन्न प्रकार की एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वापस कहीं ना कहीं रिवाइज हो सकते हैं आपके लिए। तो जैसे कि जब तक भी लॉकडाउन रहने वाला है, तब तक मैं आपको इसी प्रकार की क्वेश्चनों का वीडियो प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो इसमें बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको आगामी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा आप। तो जो राइनोस्कोप के बारे में पढ़े, तो राइनोस्कोप होता है कि जो नाक की संरचना, नाक की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए जो यंत्र होता है, उसे कहते हैं राइनोस्कोप। इस राइनोस्कोप में छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, उन नलिकाओं के माध्यम से नाक का अध्ययन किया जाता है। नाक की जो आंतरिक संरचना होती है उसको जानने का प्रयास करते हैं राइनोस्कोप से। तो यहाँ सही उत्तर लिखा हुआ है कहां? डी ऑप्शन में लिखा हुआ है नाक। चलो नेक्स्ट 11वें नंबर का क्वेश्चन है। अब 11वें नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, आप सभी जानते होंगे 11वें नंबर का क्वेश्चन का सही उत्तर। पसीने वाली ग्रंथियां शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? तो पसीने वाली जो ग्रंथियां होती हैं, वो ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं? त्वचा पर पाई जाती हैं। और अब यहाँ से जब आप इस प्रकार का क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो इसके बारे में और थोड़ी बहुत बातें पता होनी चाहिए। जैसा कि आप बिल्कुल आसान तरीके से बता पा रहे होंगे कि त्वचा पे पाई जाती है पसीने वाली ग्रंथियां, लेकिन आपको कभी कभार एग्जाम्स वाला करता है कि पसीने वाली ग्रंथियों को कहा क्या जाता है। तो पसीने वाली जो ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों को कहा जाता है श्वेत ग्रंथियां। क्या कहा जाता है? श्वेत ग्रंथियां कहा जाता है। और ये श्वेत ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं? त्वचा पे पाई जाती हैं। और अब आपको आगामी एग्जाम्स के लिए ऐसे पूछे कि श्वेत ग्रंथियां क्या काम करती हैं? कि हमारी बॉडी से पसीने का सिक्रेशन करने का काम करती हैं, पसीने का स्राव करती हैं। और पसीने में विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थ होते हैं, जैसे नमक होता है और अमीनो अम्ल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। और जैसे कि हमारी बॉडी में टोटल नमक की मात्रा होती है 0.4% होती है। पसीने में पानी वगैरह होता है,
तो आप बता पाते हो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कि त्वचा पे पाई जाती है कौन सी ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां जो किसका स्राव करती हैं, पसीने का स्राव करती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि मोटापे को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो व्यक्ति का मोटापा होता है इस मापने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं, तो उस पद्धति को कहा क्या जाता है, उसको कहा जाता है BMI। इसका पूरी फॉर्म यदि हम देखें तो इसकी होती है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स होता है इसका पूरी फॉर्म, और BMI के द्वारा किसी भी व्यक्ति की मोटापे की जांच की जाती है। अब इससे जुड़ी हुई यदि आप अन्य बातें भी जानना चाहते हो तो अब इसका मोटापा कैसे ज्ञात किया जाता है, तो जो व्यक्ति की लंबाई होती है इस लंबाई के वर्ग में उसके वजन का भाग देते हैं। यदि उस वजन के भाग में, जैसे कि अब मैंने आपको इसे कहा कि लंबाई हो गई, इस लंबाई के वर्ग में यदि आपने वजन का भाग दिया कि व्यक्ति की लंबाई इतनी है और उसमें वजन इतना है, तो यदि आप ऐसे कहीं करते हो तो BMI के अकॉर्डिंग यदि उसका मान 20 से कम आया, 20 से क्या आया, कम आया, तो वो व्यक्ति उसका वजन क्या होगा, कम होगा, वजन कम होगा। अब जैसे कि यदि BMI के दौरान यदि ये मान 20 से 25 के मध्य आया तो वो व्यक्ति स्वस्थ होता है, यानी कि उसमें शरीर के भार की तुलना में उसका शरीर के अनुसार यदि उसकी लंबाई के अनुसार देखें तो उसका वजन सही है। और यदि नेक्स्ट देखें, यदि व्यक्ति का वजन 25 से 30 तक आया तो वो व्यक्ति असंतुलन अवस्था में होगा, उसका ज्यादा वजन है, क्या है, ज्यादा वजन होगा, ज्यादा वजन होगा। और यदि इसी BMI में यदि मान 40 से ज्यादा आता है या 40 के आसपास आता है तो इसको कहते हैं अधिक मोटापा। तो ऐसे यदि इसके अंकों के अनुसार जांचते हैं कि व्यक्ति में कम वजन कैसे होता है, स्वस्थ आदमी में वजन यदि कितना है, कितना होना चाहिए, और ज्यादा वजन कब होता है, मोटापा ज्यादा कब होता है, तो यहाँ से आप जान पाए होंगे। चलो आप ये बातें भी नहीं पता रखना चाहते हो तो आपको ये तो पता रखना होगा BMI के द्वारा मोटापे की जांच की जाती है जिसको पूरी फॉर्म में कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 13वें नंबर के क्वेश्चंस की ओर। तेरहवें नंबर का क्वेश्चन, जैसा आप देख पा रहे हो, जियोट्रोपिज्म क्या होता है, जियोट्रोपिज्म के बारे में पूछ रखा है कि जियोट्रोपिज्म क्या होता है, क्या है। अब एक बात तो आपको यहां से ऐसे पता होना चाहिए कि जियोट्रोपिज्म को और क्या कहते हैं, इसको और दूसरा नाम देते हैं गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। अब ये क्या होता है, या गुरुत्वानुवर्तन या जियोट्रोपिज्म किसे कहा जाता है, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई पेड़ है, ऐसा कोई पेड़ है, इसकी ये कोई पत्तियां हैं, लीफ हैं, और जैसे कि ये कोई पेड़ है हमारे पास ऐसा, और यहां हमारे पास क्या है, सूर्य है। अब एक बात तो आपने यहां से बेसिकली पता होगा कि जो पेड़ पौधा होता है वो सूर्य के प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। यदि आप इसको प्रकाश इस तरफ से देना चाहते हो तो ये इधर मुड़ेगा, और यदि प्रकाश इस पेड़ पौधे को इधर से मिलता है तो ये इधर बढ़ेगा। एक बात तो ये है, इसको तो कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। पेड़ पौधे की लंबाई प्रकाश की ओर वृद्धि होना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है, प्रकाशानुवर्तन कहलाता है, प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। लेकिन इसी के साथ जो इस पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं, ये जड़ें गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर से नीचे की ओर लगता है, और ये पेड़ पौधा गुरुत्वाकर्षण यदि ऊपर से नीचे लग रहा है तो ये पेड़ पौधा नीचे से कहां कर रहा है, वृद्धि ऊपर की ओर कर रहा है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत करता है।
और प्रकाश के क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग कर रखा है, प्रकाश इधर तो इसकी वर्दी भी इधर, और गुरुत्वाकर्षण नीचे लगता है लेकिन ये वर्दी कहाँ करता है, ऊपर की ओर करता है। तो ऐसी जो वर्दी होती है उसे कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होने वाली पेड़ पौधों में वर्दी को कहा जाता है गुरुत्वानुवर्तन, या इसी को कहा जाता है जियोट्रोपिज्म। तो आप जान पाए होंगे यहां से। चलो इसके ऑप्शन में, यही ऑप्शन में दे रखा है कि गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया मतलब विपरीत क्रिया, गुरुत्वाकर्षण की विपरीत क्रिया पेड़ पौधों में जो वर्दी होती है उसको कहा जाता है जियोट्रोपिज्म। चलो आगे नेक्स्ट 14वें नंबर के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं हम। चौदहवें नंबर के क्वेश्चन में कह रखा है, एक तो दे रखा है हमारे को अभिकथन, ए दे रखा है, ये तो है अभिकथन, और एक इसका कारण दे रखा है, आर दे रखा है, ये है इसका कारण। अब ए अभिकथन में कह रखा है कि पेंगुइन पक्षी है, पेंगुइन एक पक्षी है और ये गर्म क्षेत्रों में पाया जाता है, एक कथन में तो ए दे रखा है, और ऐसे कह रखा है कि पेंगुइन एक पक्षी है वो गर्म क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये गलत होता है इसका। क्यों गलत होता, पेंगुइन पक्षी तो है लेकिन ये गर्म स्थानों पे नहीं पाया जाता, ये ठंडे स्थानों पे पाया जाता है। कहां पाया जाता है, ठंडे स्थानों पे पाया जाता है। तो पहला तो इसका यहीं से गलत होता। दूसरा और कारण और पढ़ते इसका कि गर्म क्षेत्रों के पक्षियों के पंख नहीं होते, यदि पक्षी के पंख ही नहीं होंगे तो उड़ेगा कैसे। तो ये तो बेसिकली आपको ऐसे कॉमन सेंस से ही पता चल रहा होगा कि आर तो इसका गलत है। अब इस क्वेश्चन में ए भी गलत है और इसका आर भी गलत है। ए गलत क्यों है, क्योंकि पेंगुइन पक्षी तो है लेकिन ये गर्म क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। कहां पाया जाता है, ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। और ऐसे कर रखा है कि इस पक्षी के गर्म क्षेत्रों में पाए जाने वाले पक्षियों के पंख नहीं होते हैं, तो पंख तो बेसिकली होते हैं। तो इस कारण ए और आर दोनों ही गलत होते हैं। अब यहां से ऑप्शन में चुनते हैं हम क्या, कि ऐसा कोई ऑप्शन चुनना था जिसमें लगाना था ए और आर दोनों गलत। तो जैसा आप ऑप्शनों को पढ़ते हैं तो इसके डी ऑप्शन में दे रखा है ए और आर दोनों गलत। तो सही उत्तर बता पाते हैं हम इस क्वेश्चन का क्या, डी बता पाते हैं। चलो नेक्स्ट 15वें नंबर के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। ग्लूकोमीटर के बारे में कौन सा कथन सही है, जो ग्लूकोमीटर है उसके बारे में बताना था हमारे को कि ग्लूकोमीटर के बारे में कौन सा कथन सही है। अब पहले तो हमारे को इसे पता होना चाहिए कि जो ग्लूकोमीटर होता है ये होता क्या है। अपने शरीर में ग्लूकोज की मात्रा होती है, जैसे पढ़ा होगा कि अपनी बॉडी में जो अत्यधिक ग्लूकोज होती है, अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होती है। किसके रूप में होती है, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होती है। और जब इंसुलिन काम नहीं करता है तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है। कब, जब इंसुलिन का स्रावण कम हो जाए, इंसुलिन कम काम करे, कम काम करे, काम करे। अब उस स्थिति में क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है आदमी में। तो डायबिटीज का पता लगाने के लिए या हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज के स्तर को माप करने के लिए जो यंत्र होता है उसको कहा जाता है ग्लूकोमीटर। क्या कहा जाता है, ग्लूकोमीटर। और इसी के द्वारा जो डायबिटीज का जो पेशेंट होता है वो घर बैठे ही ग्लूकोज की मात्रा का पता लगा सकता है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, जैसे ऑप्शनों को पढ़ते हैं कि ऑप्शनों में क्या दे रखा है, यह एक चिकित्सकीय उपकरण होता है, तो ये तो इसका सही होता। चलो नेक्स्ट और देखते हैं कि आगे वाले ऑप्शनों में हमारे को क्या दे रखा है। पहली बात तो ये तो इसका सही दिख रहा है हमारे को कि ये चिकित्सा के क्षेत्र में काम में आता है। नेक्स्ट और पढ़ते भी, गैर चिकित्सा उपकरण की चिकित्सक के क्षेत्र में उपयोग नहीं होता, बी तो इसका गलत होता। सी दे रखा है कि इसका उपयोग हवा में ऑक्सीजन के स्तर को मापने के लिए किया जाता है, नहीं इसका उपयोग कहाँ करते हैं, ग्लूकोज का मापन करने में किया जाता है, तो सी भी इसका गलत होता। डी दे रखा है कि नाइट्रोजन के स्तर को मापा जाता है, तो डी भी इस कारण इसका गलत होता। सही क्या होता है इसका, ए होता कि चिकित्सा के क्षेत्र में उपयुक्त होता है और क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को मापता है। और ग्लूकोज की मात्रा जैसे ज्यादा हो जाती है तो डायबिटीज का पेशेंट हो जाता है, या आप ऐसे कह सकते हो कि इंसुलिन कम काम करता है, क्योंकि इंसुलिन काम करता है कि ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। यदि अपनी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ग्लाइकोजन में नहीं बदलती है तो उस समय ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो वो व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट हो जाता है।
तो उसकी डायबिटीज या ग्लूकोज की मात्रा के स्तर को माप करने के लिए जो यंत्र होता है उसको कहते हैं क्या, ग्लूकोमीटर कहते हैं। तो सही उत्तर बता पाते क्या इसका, ए। चलो नेक्स्ट 16वें नंबर के क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। जैसा कि 16वें नंबर के क्वेश्चंस में कह रखा है कि पादपों में स्थायी बनावट और आकार और प्रकार्य प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जैसा कि पेड़ पौधा जो शुरू होता है तो शुरू में तो सभी प्रकार की उसमें जो अंग हो गए वो एक ही तरीके से काम करते हैं, तो उसमें अलग अलग कार्य नहीं होता है, एक ही कार्य, एक जगह से ही सभी कार्य होते हैं। लेकिन जैसे ही उसमें विभेदन शुरू होता है या वो परिपक्वन की ओर बढ़ता है तो उसमें सभी अंग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे जाइलम का अलग काम हो जाता है और फ्लोएम का अलग काम हो जाता है, ऐसे अलग अलग होने लग जाते हैं। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं क्या, विभेदन कहने लग जाते हैं, जिसमें पेड़ पौधा या पादप जो होता है जो अपनी स्थायी बनावट प्राप्त कर लेता है, उसका आकार निश्चित हो जाता है और उसके अलग अलग कार्यों में अलग अलग अंगों की भूमिका होने लग जाती है। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं क्या, विभेदन कहा जाता है। चलो नेक्स्ट 17वें नंबर के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं हम। ये 17वें नंबर का क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है। सत्रहवें नंबर के क्वेश्चंस में हमारे को कह रखा है, क्वेश्चंस में निम्न में से कौन सा सहजीवी संबंध दिखाता है। तो इसको डायरेक्टली हम डी ऑप्शन के पास चलते हैं। इसमें ऐसे दे रखा है लाइकेन, इस लाइकेन में सहजीवी संबंध होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। अब लाइकेन एक ऐसा पौधा होता है जिसमें दो जीवों का सम्मिलित रूप होता है और वो दोनों जीव आपस में सहजीवी संबंध प्रदर्शित करते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन प्रदर्शित करते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है शैवाल और एक होता है कवक। ये दोनों एक ही पौधे पे लगे रहते हैं जिसे क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। शैवाल हरा होने के, अब जैसे कि हम जानते हैं क्या, सहजीवी क्या होता है कि साथ साथ जीवन व्यतीत करना, जीना भी साथ और मरना भी साथ, उसको कहते हैं क्या, सहजीवी संबंध कहते हैं। और इंग्लिश में इसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। शैवाल और कवक का लाइकेन के पौधे पर सहजीवी संबंध होता है। अब क्वेश्चंस में भी हमारे को ऐसे ही पूछ रखा है कि सहजीवी संबंध कौन सा दिखाता है, तो कौन सा दिखाता है, लाइकेन में। अब आगे की बात जानते हैं कि सहजीवी संबंध दिखाते कैसे हैं। शैवाल हरा होता है और हरे में पर्णहरित पाया जाता है जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन कवक में जल की अवशोषण करने की जल के अवशोषण करने की क्षमता पाई जाती है, किसमें, कवक में। अब शैवाल भोजन बनाता है तो ये कवक भोजन बनाने में असमर्थ होता है, तो शैवाल तो इसको क्या देता है, भोजन देता है, जबकि कवक जल अवशोषण करने का काम करता है। कवक शैवाल को क्या प्रदान करता है, जल प्रदान करता है। ये इसकी सहायता कर रहा है और ये इसके बदले इसकी सहायता कर रहा है। दोनों आपस में क्या कर रखे हैं, सहजीवी संबंध कर रखे हैं या सहजीवी संबंध प्रदर्शित कर रखे हैं। ये शैवाल उसको जीवित रखने के लिए उसको भोजन देता है, उसके बदले कवक इस शैवाल को क्या देता है, जल देता है। इस प्रक्रिया के दौरान ये दोनों अपना जीवन सहजीवी संबंध या सिम्बायोटिक रिलेशन के दौरान व्यतीत करते हैं। किस पौधे पे व्यतीत करते हैं, लाइकेन। अब ये बहुत बार आपको एग्जाम्स में ऐसे पूछा है कि लाइकेन कैसा पेड़ पौधा होता है जिसमें शैवाल और कवक दोनों सहजीवी संबंध में होते हैं। तो यहां से आप जान पाए होंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में रिपीटेड होता है। चलो नेक्स्ट आगे वाले 18वें नंबर के क्वेश्चंस के पास चलते हैं। अठारहवें नंबर के क्वेश्चंस में कह रखा है कि खालिस्तान फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती हैं। चार ऑप्शनों में से उस ऑप्शन को चुनना था कि जिसकी पत्तियों का हम अम्ल और क्षार का पता लगाने में नहीं कर सकते हैं। जैसे लिटमस वगैरह हो गए, उसके तो द्वारा हम पत्तियों का उपयोग अम्ल क्षार का पता लगाते हैं। तो उसी अनुसार हमारे को इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर बताना था। तो सही उत्तर, जैसे इस प्रश्न का उत्तर आप बिल्कुल कॉमन सेंस से ही बता पाते हैं क्या, कि चमेली एक बेल होती है जो जिसका उपयोग अम्ल क्षार की, जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास ऐसे लिखा हुआ है अम्ल या खार नहीं है, वो क्षार है। क्या है, क्षार है, अम्ल और क्षार। तो यहाँ इस क्वेश्चन का सही उत्तर होता है क्या, चमेली। बाकी आपको पेटूनिया दे रखा है, इस पेटूनिया के द्वारा भी अम्ल क्षार का पता लगा सकते हैं।
बी ऑप्शन में दे रखा है जीरेनिया, जीरेनिया का भी उपयोग किया जाता है और हाइड्रेजिया इसका भी उपयोग किया जाता है। चलो नेक्स्ट 19 नंबर के क्वेश्चंस को और पढ़ते हैं हम। 19 नंबर के क्वेश्चंस में कह रखा है हमारे को क्या, खालिस्तान अंगों के अंदर की जगह भरता है, आंतरिक अंगों को सहयोग प्रदान करता है तथा उत्तक की मरम्मत करता है। चार ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा उत्तक होता है? एक उत्तक होता है जिसे क्या कहा जाता है? एरियोलर उत्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरियोलर उत्तक कहा जाता है। यह उत्तक एक संयोजी उत्तक होता है, कनेक्टिव उत्तक होता है, एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करता है। अब ये किसे कनेक्ट करता है? एरियोलर जो उत्तक होता है, जो हमारी बॉडी की बाह्य त्वचा आती है, इस बाह्य त्वचा के नीचे की जो मांसपेशियां आती हैं, उन मांसपेशियों के पास इस प्रकार का उत्तक पाया जाता है और ये वहां क्या करता है, वहां जो छोटी छोटी रक्त नलिकाएं आती हैं, उन रक्त नलिकाओं के चारों ओर पाया जाता है, जिससे उस रक्त नलिकाओं का विकास करता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये रक्त नलिकाओं का निर्माण करने का काम करता है। कौन? ये एरियोलर उत्तक, जहां से, और ये एरियोलर उत्तक ऐसा उत्तक होता है जो अपनी बॉडी में जो खालिस्तान होता है मांसपेशी और त्वचा के बीच में, उस जगह को भरने का काम करता है। कौन सा उत्तक? एरियोलर उत्तक। ये एक संयोजी उत्तक होता है जो मांसपेशी और त्वचा के बीच में रहता है। वहां पाई जाने वाली, कहां? मांसपेशी और त्वचा के मध्य की जो रक्त नलिकाएं होती हैं उनका विकास करता है, या हम ऐसे कह सकते हैं उनका निर्माण के लिए सहयोग होता है। तो इसका सही उत्तर बता पाते 19वीं का क्या? डी बता पाते। चलो नेक्स्ट 20वें नंबर के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। 20वें नंबर के क्वेश्चंस में बिल्कुल आसान सा है हमारे को। क्वेश्चंस में ऐसा क्वेश्चन कह रखा है हमारे को क्वेश्चंस में क्या, कि मनुष्य के आवाज की ध्वनि के द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती हैं। अब जो वोकल कॉर्ड किसे कहते हैं? वोकल कॉर्ड कहते हैं स्वर यंत्र को। किसे कहते हैं? स्वर यंत्र को कहते हैं। अब क्वेश्चंस में कह रखा है कि जो स्वर यंत्र जिससे आवाज उत्पन्न होती है, ये आवाज किसके कारण उत्पन्न होती है? ये जो वोकल कॉर्ड होता है, इस वोकल कॉर्ड में कंपन पैदा होते हैं। क्या पैदा होते हैं? कंपन पैदा होते हैं। इस कंपन के द्वारा ही ध्वनि का उत्पन्न होता है। क्यों? ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि सभी जो वस्तुएं होती हैं जो ध्वनि उत्पन्न करती है, जैसे कि लोहा ध्वनि उत्पन्न करता है, जब उस पे हम चोट मारते हैं तो ध्वनि उत्पन्न करता है। जैसे ही उसकी चोट मारते हैं तो उस लोहे में क्या होने लगती है? कंपन होने लगता है। ध्वनि का उत्पादन का जो स्रोत होता है वो होता है कंपन, यानी कि जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कंपनों के रूप में उत्पन्न होती है। जो वस्तु ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता रखती है उसमें कहीं ना कहीं क्या होंगे? कंपन होंगे। जैसे कि लोहा होता है, उस लोहे में सबसे तीव्र, या हम ऐसे कह सकते हैं सबसे ज्यादा कंपन होता है। जैसे कि 10 किलोमीटर आती हुई ट्रेन की पटरी को हम कान से छू के से बता सकते हैं कि उस पर ट्रेन आ रही है। क्यों? क्योंकि उसके ट्रेन की जो पटरी होगी उसमें कंपन को सुनाई, कंपन को महसूस कर पाते हैं हम, उसके द्वारा अपन पता कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से इसका 21वें का सही उत्तर होता है क्या? सी, कि जो स्वर यंत्र होता है, स्वर यंत्र में क्या होते हैं? कंपन होते हैं। उस कंपन के द्वारा क्या उत्पन्न होती है? आवाज उत्पन्न होती है। चलो 22वें नंबर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। यहाँ से 22वें नंबर के क्वेश्चंस में कह रखा है कि ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है क्या? टमाटर। क्या होता है? टमाटर। यहां से और जो ऑप्शन है उन और ऑप्शनों को भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे को ए ऑप्शन में दे रखा है चींटी का डंक। इस चींटी के डंक में अम्ल होता है फॉर्मिक। कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। एक दे रखा है इमली, इमली में अम्ल होता है टार्टरिक। कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। एक दे रखा है खट्टा दूध, जो हमने कुछ समय पहले ही इसको डिस्कस किया था कि खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होता है क्या? कि ऑक्जेलिक अम्ल किसका स्रोत होता है? टमाटर में पाया जाता है, जो प्राकृतिक अम्ल का स्रोत है। जो ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। तो सही उत्तर आप बता पाते क्या? इसका टमाटर बता पाते। 23वें नंबर के क्वेश्चंस में है
आपने इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपने बहुत बार एग्जाम्स में देखा होगा। इनमें से कौन सा तंबाकू में मौजूद होता है? तो यहां से हम पढ़ते हैं तो इसके सी ऑप्शन में दे रखा है निकोटीन। तंबाकू में जो हानिकारक पदार्थ पाया जाता है, इस हानिकारक पदार्थ को कहा जाता है क्या? निकोटीन। क्या कहा जाता है? निकोटीन। जबकि इसके डी ऑप्शन में दे रखा है कैफीन, ये कॉफी में पाया जाने वाला पदार्थ होता है। तो हमारे को तो यहाँ तो तंबाकू वाला बताना था, तो तंबाकू में कौन सा पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। तो सही उत्तर होता 23वें का सी। चलो नेक्स्ट 24वें नंबर के क्वेश्चंस को और यहां से देखा जाता। तो 24वें नंबर के क्वेश्चंस में कह रखा है सूखे या शारीरिक रूप से सूखे आवास में जीने के लिए अनुकूलित पौधों को क्या कहा जाता है? इस वीडियो की शुरू में हमने ऐसे देखा था कि वे पेड़ पौधे जो लवण युक्त जल में विकसित होते हैं उनको क्या कहा था हमने? हेलोफाइट कहा था। अब यहां से कह रखा है कि सूखे या शारीरिक रूप से सूखे आवास में जीने के लिए अनुकूलित पौधे को क्या कहा जाता है? जो ऐसे पौधे होते हैं उन पौधों को कहा जाता है क्या? जीरोफाइट। क्या कहा जाता है? जीरोफाइट कहा जाता है। तो सही उत्तर होता है इसका क्या? सी होता। चलो नेक्स्ट 25वें नंबर के क्वेश्चंस को और देखते हैं, जो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 25वां। जैसा कि आप पढ़ पा रहे हो 25वें क्वेश्चंस को, अब 25वें नंबर का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में बिल्कुल कॉमन सेंस की बात ही है, लेकिन इस क्वेश्चन को लास्ट ईयर 2019 में जेईई के पेपर में पूछा हुआ है। सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है? अब हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि छोटी आंत हमारे जीवन काल में दिनों दिन बढ़ती थोड़ी जाती है, वो तो निश्चित होती है। लगभग हमें औसतन व्यक्ति में देखें तो 6.1 मीटर के आसपास छोटी आंत की लंबाई होती है। तो ए तो इसका होता क्या? गलत होता कि छोटी आंत की लंबाई नहीं बढ़ती है। बी के पास चलते हैं तो बी में दे रखा है बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर के आसपास होती है, इसकी भी लंबाई नहीं बढ़ती। सी देखा जाता तो सी में कह रखा है कि बाल, तो हमारे को समय समय पर बाल कटवाने की आवश्यकता पड़ती है, बाल बढ़ता भी है। ऐसे हम लगा सकते थे, कॉमन सेंस से ही इस क्वेश्चन को पढ़ सकते थे कि बाल की जैसे हम समय पे कटिंग करवाते हैं और जैसे लगभग हमें 40-45 दिन के आसपास बाल कटवाने की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि बाल की लंबाई प्रति माह बढ़ती है। और वो कैसे बढ़ती है? एक माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ती है। तो ये इसका क्या होता? सही होता। अब जैसे डी के पास चलते हैं तो डी में भी नाखून है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर नाखून भी तो बढ़ता है, नाखून भी तो इसका उत्तर हो सकता है। नाखून इसका उत्तर इस कारण नहीं होता, नाखून बढ़ता तो है, वृद्धि तो करता है, लेकिन प्रति माह आधा इंच की दर से नहीं बढ़ता है। जैसे आप कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन का उत्तर लगा पाते आप कि क्या? बाल होता है इसका उत्तर। और ये लास्ट ईयर जूनियर इंजीनियरिंग में पूछा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम्स के लिए भी रिपीटेड हो सकता है ये क्वेश्चन। तो आपको यहाँ से पता चला होगा कि आधा इंच की दर से बढ़ने वाला कौन सा होता है? बाल होता है। यदि आपने वीडियो शुरू से एंड तक देखा होगा तो जो सभी क्वेश्चंस जो प्रवेश ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको आप जान पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी प्रकार के प्रवेश ईयर्स के क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं। चैनल पे आप अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेक्स्ट नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात करने वाला हूं आपसे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल बनाए रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद।